हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग घटना चक्र का भारतीय राज्य व्यवस्था देखेंगे, जो कि सारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। बाकी कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और पहला चैप्टर ही है इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो आपको मैं बताते चलूँ कि इसमें भारत का भारत का संवैधानिक विकास दिया गया है। तो इससे संबंधित जितना भी सारा क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुआ था जी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सही है? तो पहला है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। दूसरा है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो दोनों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 1 ही होगा जी, केवल ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरी को भारत में काज करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो ये पूरा दिया गया है और इसके साइड दूसरा सूची देख ही सकते हैं, मिलान करना है। तो इसका हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं, क्योंकि अगर मिलान है तो हम लोग पेज पे तो है नहीं कि इसको मिलान कर सकते हैं। तो हम लोग इसका डिटेल्स देख लेते हैं, बेहतर होगा। नियामक अधिनियम 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। पिक्ट्स का भारतीय अधिनियम 1784 नियंत्रण परिषद की स्थापना हुआ था। चार्टर अधिनियम 1873 के तहत इंग्लिश मिशनरियों को भारत में काज करने की अनुमति मिली थी, तथा चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा नींव पढ़ी थी? तो ये मिला था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3, तीनों हो जाएगा। 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा जी। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार का समाप्त किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1813 का चार्टर अधिनियम। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इनमें इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों में ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तीसरा है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ये होगा, 1 और 2। देख सकते हैं, जैसा कि 1 और 2 पढ़ कर देख सकते हैं। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1813 के तहत इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का अधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा था, इसने कंपनी द्वारा अधिकार के लिए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था? तो 1833 चार्टर एक्ट के तहत कुछ हिस्सा लेने का प्रावधान किया गया था। तो ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कैसा रहा? आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 2 है,
ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, इसमें क्या क्वेश्चन बनता है देखने का हम लोग कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्लियामेंट सुधार 1909 के तहत। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो संघीय न्यायालय 1937 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत द्वैत शासन लागू किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख विशेषताएं हैं? पहला, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, ये गलत है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों और विधायनी शक्ति का स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 3। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का स्थानांतरण। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश शासन में प्रांतीय सत्ता शुरू किया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ऑप्शन नंबर सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायक लाया? तो है 1919 एक्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मार्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुति की गई। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान का प्रावधान किया गया। इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल 2, यानी कि महिलाओं को 1935 के गवर्नमेंट एक्ट के तहत विधानमंडल में महिलाओं के आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। 1941 में 1919 में शुरू किया गया था भारतीय सिविल सेवा। केंद्रीय विधानसभा काया के निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। ए और सी दोनों हो जाएगा जी, ए और सी दोनों हो जाएगा। 1926 और 1945। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो 1945 में किया गया था। किस वर्ष किया गया था? 1945 में किया गया था।
राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? तो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्ति किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी। अपशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 1935 के अधिनियम द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। कौन सा अधिनियम के तहत शामिल किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए के तहत किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को अवशेष शक्तियाँ दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? ऑप्शन नंबर ए देश के लिए लिखित संविधान। 1935 का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? ऑप्शन नंबर सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। बाकी नेक्स्ट चैप्टर होगा, अगले वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल के लिए जय हिंद दोस्तों।